हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और एक लंबे समय के बाद आप सबके सामने आने का मौका मिला है और आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे जो है हमारे पास हिंदी। और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में, और व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला आपके कोई भी अगर एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपकी हिंदी सब्जेक्ट आता होगा तो वर्णमाला वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, अगर हमारे सिलेबस में वर्णमाला नहीं भी है लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि पूरी हिंदी जो आगे आप पढ़ोगे, जितना भी व्याकरण की चीज़ें होगी, शब्द पढ़ोगे या संधि पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, वो सब की सब कहाँ से निकली है? वर्णमाला से निकली है। साथियों, वर्णमाला से ही हम बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं हिंदी व्याकरण की, और इसे बहुत ही आराम से पढ़ना है। कम से कम 2 क्लास में जाके कवर अप होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक ही क्वेश्चन और डाउट रहता है कि ये किस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ा रहे हैं। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की, अगर आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट का दो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, जिसके अंदर हिंदी व्याकरण का सिलेबस होगा, वो आपकी हर एग्ज़ाम में काम करेगा। ये मत सोचना कि ये केवल यूपी पुलिस के लिए है, ये यूपी टेट के लिए है वगैरह। ये हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, और हेल्प ही नहीं करेगा, इस तरीके से हमें पढ़ना है कि अगर कोई भी टॉपिक में से किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, आपका क्वेश्चन ना बचे। आज वर्णमाला को हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको एक काम करना है, हमारे साथ ही साथ जो भी मैं लिखवाऊंगा अपने नोटबुक में साथ ही साथ नोट करते रहना है, ठीक है। तो अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, ना कि किसी पीडीएफ के, किसी अदर व्यक्ति के नोट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। खुद के बनाने हैं, खुद का रिवीजन करना है, खुद को पढ़ना है। सिलेक्शन खुद को चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने नोट्स बनाए सिलेक्शन वो लेगा, आस पड़ोस का बच्चा नहीं लेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला। साथियों, वर्णमाला की अगर मैं बात करूं, वर्णमाला होती क्या है? देखो, यहाँ पे 2 शब्द हैं मेरे पास। एक तो क्या होता है वर्ण, और दूसरा शब्द क्या है? माला। फूलों की भी तो माला होती है, तो वही माला है कि वर्णों से मिलकर जो माला बनी हुई है उसी को हमने नाम क्या दिया? वर्णमाला। पहले बात कर लेते थोड़ी सी परिभाषा की, जो बुक के अंदर परिभाषा दे के रखते, बाद में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। तो साथियों लिखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित जो समूह है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णमाला की आपको डेफिनेशन पूछ लीजिए एग्जाम में, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला क्या होती है, तो आप बताओगे वर्णों का व्यवस्थित समूह। भाई हमें पता है कि वर्णमाला क्या? वर्णों से मिलकर बनी हुई माला। लेकिन कैसी माला, कैसा समूह? कहोगे कि एक सीक्वेंस से जो व्यवस्थित एक क्रम में जो लिखी होगी वर्णमाला, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। यानी कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उन्हें हम क्या नाम दिया भाई? वर्णमाला दिया। कैसे भी एग्जाम्पल दे के समझते हैं इसे। अगर मैं कहूँ कि कै कबूतर तो सबने पढ़ी बचपन में, कै कबूतर खे खरगोश, वही तो चीज़ पढ़नी है आज हमें। कै के बाद क्या आएगा? खे आएगा, खे खरगोश। उसके बाद क्या होगा? गै गमला। उसके बाद घे घड़ी। यही तो आता है। कभी ऐसा देखिए तुमने बुक में, पहले कै लिख दिया, उसके बाद जय लिख दिया, फिर खे लिख दिया? ये थोड़ा ना होता है, ये हो जाएगी हमारे पास गलत। क्योंकि वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी कि जो सीक्वेंस में जो लगे होंगे उसी को हमने नाम क्या दिया? वर्णमाला। तो अगर परिभाषा पूछ ली तो आप क्या बताओगे? वर्णों का व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? हमारे पास वर्णमाला कहलाता है। अब बात करते हैं साथ ही वर्ण क्या होता है, ये वर्ण किसे बोलते हैं? वर्ण हो गया, इसी का दूसरा नाम है अक्षर। अक्षर भी तो इसे बोलते हैं, वर्ण या अक्षर। ये होता क्या है? साथियों आप बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भी? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो यूनिट होगी उसी को हम क्या नाम देते हैं? वर्ण बोलते हैं। यानी कि अगर वर्ण की बात करी जाए, अक्षर की बात करी जाए, कि नाम क्या है भी इसके पास? भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे लघु जो इकाई है, यूनिट है, उसी को हमने क्या नाम दिया? वर्णमाला, वर्ण नाम दिया। तो वर्ण क्या हो जाएंगे? जिसका हम अक्षरण ना कर सके, जिसके हम टुकड़े ना कर सके, उसी को नाम दिया वर्ण या अक्षर। कैसे भी? एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आ, उसके बाद ई, ये सब क्या है? मेरे पास वर्ण है। जितने भी लिखे हुए सब क्या है भी? मेरे पास वर्ण है। जैसे अगर मैं कहूँ क, ख, ग,
ये सब क्या है भाई, मेरे पास वर्ण है। कि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है उसी को हमने क्या नाम दिया, वर्ण नाम दिया। क्या बोलोगे, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है उसी का नाम हमने क्या दिया, वर्ण दिया। अब साथ ही हम बात करते हैं जो वर्ण होता है, तो चलो भाषा की हो गई, लेकिन अगर एक चीज और बोले, एक शब्द आपने सुना होगा ध्वनि, ठीक है, एक शब्द आपने सुना होगा कि ध्वनि क्या होती है भाई। फिर जब भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपने वर्ण बताया है, तो ध्वनि क्या होती है, ध्वनि को भी देखते हैं। तो देखो, अगर मैं कहूं भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक का मतलब होता है बोलना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, उसी को हमने क्या नाम दिया, ध्वनि नाम दिया। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इसे क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, उसे क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं। है दोनों एक ही चीज, वर्ण और ध्वनि अक्सर है तीनों एक ही, लेकिन बस इतना अंतर है। क्या अंतर है, अगर हम इसे बोल रहे हैं तो क्या है हमारे पास ध्वनि, ध्वनि का मतलब साउंड निकालना, आवाज कैसी आ रही है। तो अगर हमने किसी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है उसकी, वो भी मौखिक, नाम क्या है इसका, ध्वनि। अगर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले और कौन से वाली, भी लिखित इकाई, आप बोलोगे कि वर्ण है। वर्ण और ध्वनि में दोनों में अंतर क्लियर है। क्या है भाई, ध्वनि तो है बोल, और अगर लिखी हुई ध्वनि है तो क्या नाम है इसका, वर्ण है। जैसे अगर मैं बोलूँ कै, कै, कै क्या है मेरे पास, मैंने कहा ध्वनि, क्योंकि क्या अब तक मैंने बोला है। अगर मैं इस कै को लिख दूं तो बोलोगे कि क्या है, सब ये वर्ण है। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होते हैं, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बात क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं साथियों। एक बात ध्यान रखना है, अगर वर्ण के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, शब्द बनता है। वर्णों के मिल से क्या बनता है, शब्द बनता है। और जब शब्द कई सारे मिल जाते हैं तो बनता है हमारे पास उपवाक्य। क्या बनता है साथियों, उपवाक्य, उपवाक्य। और जब उपवाक्य मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, वाक्य बनता है। और फिर तो उसके बाद पैरा बनता है, पाठ बनता है, पूरी बुक बन जाती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के मेल से क्या बनेगा भाई, शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनेगा भाई, उपवाक्य। उपवाक्यों के मेल से क्या बनेगा, हमारे पास वाक्य बनेगा। कैसे भाई, जैसे मेरे पास एक लिखा हुआ है राम, क्या लिखा हुआ है, राम। अब अगर मैं राम की बात करूं, राम क्या है इन चारों में से, आप कहोगे कि राम तो सर एक शब्द है। राम क्या है, एक शब्द है। ठीक है भी, राम मैंने बोला है, राम, मोहन, श्याम, ये क्या है, एक पूरे शब्द है। शब्द क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ठीक है, उसे लिखवाएंगे अभी। तो क्या होते हैं, मैंने कहा राम। अब राम क्या है, हमारे पास एक शब्द है। अब अगर मैं कहूं कि राम के अंदर कितने वर्ण हैं, राम के अंदर कितने वर्ण हैं, अभी एक बार लिख लेते हैं। क्या होता है, एक तो हमारे पास रे प्लस आ हो गया, उसके बाद प्लस मैं, और मैं के बाद भी क्या आएगा, ए। क्योंकि देखो अभी हम पढ़ेंगे, जब व्यंजन पढ़ेंगे ना भाई, व्यंजन की हम परिभाषा देखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, और हमने इसके नीचे अलंत का प्रयोग क्यों किया। अभी तो केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर राम के अंदर वर्ण देखने हैं तो वर्ण कितने होंगे, इसके अंदर 4 होंगे। ठीक है, एक परिभाषा छोटी सी और लिख लो, फिर अपने टॉपिक को आज आगे करेंगे। तो सबसे एक हेडिंग डालो, शब्द। शब्द क्या होता है, लिखोगे कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, वो क्या होता है, हमारे पास शब्द होता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे अगर मैं कहूँ राम, राम एक नाम है, कुछ तो अर्थ होता है। जैसे मैं कहूँ कमल, कमल क्या है, एक नाम है, प्रॉपर नेम है, तो इसलिए क्या है, ये शब्द है। तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है, एक अर्थपूर्ण जो इकाई है, उसी को क्या बोलते हैं, हम शब्द बोलते हैं। हमने अभी तक 3 चीजें देखी, अभी तक केवल परिभाषा की बात कर रहे हैं। वर्णमाला क्या है, क्योंकि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या भी, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर बात करें वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, हमें पता है कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अब ध्वनि क्या होते हैं, ध्वनि, ध्वनि भी तो वर्ण को ही बोलते हैं। अंतर क्या है, ठीक है, अंतर भी देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी
मौखिक इकाई यानी कि बोलने वाली जो इकाई है वो कौन सी कहलाती है, हमारे पास ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अब वर्णों के मेल से क्या बना था, शब्द, शब्दों के मिलने से क्या बना भाई, उपवाक्य, उपवाक्यों के मेल से क्या बना, हमारे पास वाक्य बना। अब एक परिभाषा शब्द की भी जान लेते हैं, क्या होती है शब्द, कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकल सके, अर्थ निकल सके, अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण जो अक्षर होगा, शब्द होगा, उसी को हम क्या नाम देंगे, शब्द बोलेंगे, जिसका कोई अर्थ भी स्पष्ट हो। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों हम वर्णों के भेद की। तो हेडिंग डालेंगे वर्णों के भेद, यानी कि जो हमारे पास वर्ण होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनकी हम संख्या की बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही आप बोलोगे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अरे आपने इंग्लिश में तो ABCD बहुत बार पढ़ी होगी, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना अल्फाबेट, उन्हें क्यों क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं। और अल्फाबेट के अंदर आपको 2 चीज मिलती है, एक वोवेल्स मिलते हैं और एक कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं। वही चीज यहाँ पे है, अरे क्या अलग है, वही तो है। एक तो क्या होता है हमारे पास स्वर, ठीक है, एक होते हैं स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, दूसरा क्या होता है व्यंजन। तो वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, कहोगे कि सर एक तो स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन है। वर्ण कितने प्रकार के, स्वर और व्यंजन। कितना आसान चीज है, कुछ भी नहीं है। तो वोवेल्स और उसके बाद क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन होते हैं। अब स्वर को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मात्रा। स्वर का दूसरा नाम क्या है, मात्रा। ठीक है, स्वर को हम क्या बोलते हैं, मात्रा। एक बात और ध्यान रखना है, स्वर का एक अन्य नाम और है जिसे बोलते हैं हम अच। क्या नाम है इसका, अच। स्वर को अच भी कह रहे थे। आजकल एग्जामिनर बहुत चालाक हो रहा है, ये भरोसा नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो ध्यान रखना, इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। और जो व्यंजन है इसी को बोलते हैं हल। व्यंजन को क्या बोलते हैं, हल। वो खेत में चलाने वाला हल होता है ना, तो उसी को मान लो बस। व्यंजन क्या है, हल होता है, हल। ठीक है, अच क्या होता है, स्वर, और व्यंजन क्या होता है, हल। अब छोटी सी परिभाषा की बात कर लेंगे, परिभाषा क्या होती है स्वर की। तो स्वर लिखेंगे जो ध्वनि, जो ध्वनि या वर्ण, जो ध्वनि या वर्ण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से लिखे या बोले जाते हो, बोले जाते हो, बोले जाते हो, उसे क्या बोलते हैं, हम स्वर बोलते हैं। या अगर दूसरी परिभाषा की मैं बात करूं, या मैं अगर दूसरी लिखेंगे तो लिखेंगे जो ध्वनि या वर्ण, जो ध्वनि या वर्ण बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की सहायता के बोले या लिखे जाते हो, बोले या लिखे जाते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे भाई, स्वर बोलेंगे। स्वर की परिभाषा क्या है, जो ध्वनि स्वतंत्र यानी कि अकेले रहकर खुश है, दूसरे का साथ नहीं चाहिए, बिल्कुल अकेलापन महसूस होगा इन्हें तो। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, जो अकेले यानी कि बिना किसी की सहायता से बोले या लिखे जाते हो, बिना किसी की सहायता से बोले या लिखे जाते हो, उसे क्या बोलते हैं, स्वर। अरे वाह, कितना आसान चीज है, कुछ भी नहीं है। अरे जो ध्वनि बिल्कुल अकेली है, बिना किसी की सहायता के, जिसे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लिखा या पढ़ा जाता होगा, वो क्या है, हमारे पास स्वर है। और व्यंजन क्या होते हैं फिर, तो व्यंजन को भी लिख लेते हैं। तो व्यंजन की अगर बात करें, लिखेंगे जो ध्वनि, जो ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण में तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि क्या थी, मौखिक इकाई, और वर्ण क्या थे, लिखित इकाई। ठीक है, जो ध्वनि या वर्ण स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाते, बोले या लिखे जाते हैं, बोले या लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, व्यंजन देते हैं। तो स्वर क्या है, जो अकेले है, इन्हें किसी का साथ नहीं चाहिए भैया, तो अकेले रह के खुश है, अकेले। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये बेचारे अकेला नहीं रह जाता, ये स्वर की सहायता चाहिएगी। इन्हें पढ़ने के लिए, बोलने के लिए क्या चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। बुढ़ापा आ गया वर्णों पे। ठीक है, तो अगर व्यंजन की बात करोगे तो व्यंजन क्या है, जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे, और स्वर क्या है, जो अकेले रहकर खुश है, बिना किसी की सहायता के, वो क्या है, हमारे पास स्वर है। परिभाषा के तो साथ ही हमने बात कर ली। स्वर का दूसरा नाम क्या है, अच, और हल किससे बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्वर कौन कौन से होते हैं, या व्यंजन कौन से होते हैं। अगर मैं स्वर की बात करूँ साथियों, स्वर कौन से होते हैं, जैसे ए, आ, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, उसके बाद क्या हो जाएगा,
उ ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास स्वर। काउंटिंग करेंगे तो कितने नंबर पाएंगे आप यहाँ पे? 11। कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। और दो जो हम जब पढ़ते थे ना उस टाइम एक दो चीज और मिलती थी, लास्ट में लिखिए अंग और ए, ये दो भी मिलते थे, इन्हें बोलते थे अयोग वहा। क्या नाम है? अयोग वहा, अयोग वहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यंजन कौन से होते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कै कबूतर, तो ये वाले होते कै, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये तो होते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा? च, छ। एक एक के बारे में पढ़ना है बहुत डिटेल से। अब तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अब साथियों एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हमारे पास अगर मैं कै की बात करूं, कै, अगर कै बनाना है तो क्या करेंगे? इसे कै प्लस के ए, क्योंकि अगर कै बोलोगे, किसी भी व्यंजन को अगर बोलोगे तो उसमें हमेशा ए की साउंड सुनाई देगी। क मतलब थोड़ा सा खिंच रहा है, तो क्या आ जाएगा? कै को अगर बोलोगे इसे तो कै के साथ क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा। तो देखो, अगर हमें ये इसके अंदर से ए हटाना है तो इसके नीचे हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इसे बोलते हैं अलहंत। क्या बोलते हैं? अलहंत। जैसे मैंने लिखा है मैं, ये लिखा है मैं, इसके अंदर अगर मैं वर्णों की बात करूं, एक तो ये हो जाएगा मैं, और फिर क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि हर किसी वर्ण के अंदर, हर किसी व्यंजन के साथ हमें ए जरूर सुनाई देगा। एक मात्रा होगी, अरे जब भी तो व्यंजन बनेगा। व्यंजन की परिभाषा ही क्या थी कि जो ध्वनि स्वर की सहायता से, अब स्वर की सहायता कैसे हो रही है? जैसे मैं बनाना है तो क्या करेंगे? मैं और ए, मैं और ए। अगर मुझे पै बनाना है, पै, पै पतंग, तो क्या करेंगे? पै के नीचे अलंत लगाएंगे और क्या बोलेंगे? ए, पै और ए। हो जाएगा भाई। तो पै के नीचे क्या लगा दिया हमने? अलंत। अभी एक यूपी पुलिस 2019 की वैकेंसी हुई थी, यूपीपी 2019, उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन क्या था, बड़े ध्यान से सुनना है। यदि किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होगा, यानी कि स्वर के बिना लिखना होगा, स्वर रहित लिखना होगा, तो हमें किस चीज का प्रयोग करना होगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। तो हमें क्या आंसर देना था? यहाँ पे अलंत का प्रयोग करना होगा। यदि किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना है, यानी कि स्वर के बिना लिखना है, तो हमें किसका प्रयोग करना है साथियों? यहाँ पे अलंत का प्रयोग करना है। इसे क्या बोलते हैं? अलंत। इसका मतलब होता है आधा अक्षर। जैसे अगर कहीं पे लिखा है ना गे, गे, ये लिखा हो, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? आधा गे है। आधा गे का मतलब क्या है? इसके अंदर से हमने ए को निकाल लिया, जो ए था ना उसे हटा दिया गया। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे लिखना है दे, दवात लिखना है दे, तो इसे क्या लिखेंगे? दे और प्लस के ए। इसका मतलब क्या होता है? आधा दे हो गया, इसके अंदर से हमने ए को भगा दिया। अब क्या है? खाली व्यंजन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है। बहुत ही प्यारे से और नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ भारी नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं साथियों हम इनकी स्वर की। एक एक स्वर के बारे में पढ़ना है। तो जो स्वर होते हैं, सबसे पहले हमने देखो परिभाषा तो देख ली थी। क्या होते हैं स्वर? वह ध्वनि जो बिना किसी की सहायता के बोले या लिखी जाती होगी, उसी को हमने नाम क्या दिया? स्वर दिया। यानी कि बिना सहायता के जो ध्वनि प्रयोग की जाएगी, उसी को हमने नाम क्या दिया? स्वर दिया। अब बात कर लेते स्वर होते कौन कौन से, मात्राएं कितनी होती है? बोलोगे ए, आ, ई, उ, ऊ, री। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए, आई, ओ, औ। तो स्वर कितने हो गए भाई? तो हम ही कहोगे कि स्वर कितने होते हैं। अगर स्वर की संख्या पूछ ले आपको, अब थोड़ा सा डाटा की बात कर ले, स्वर की संख्या, आप बोलोगे कि स्वर की संख्या तो कितनी होती है? 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन बचपन में हमने एक बुक पढ़ी थी, उसके अंदर क्या मिलता था? ये अंग और ए, ये भी तो मिलते थे। ये भी तो है अंग और ए। इन्हें क्या बोलते हैं फिर? तो बोलेंगे इन्हें ये होते हैं हमारे पास अयोग वहा। क्या होते हैं? अयोग वहा, अयोग, अयोग वहा। तो अगर पूछ ले हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह होते हैं, आप बोलोगे कि 2 होते हैं। अयोगवाह कितने? 2। एक तो अंग और ए। 2016 ने वीडियो का पेपर हुआ था, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था ये कि निम्न में से कौन सा अयोगवाह था? 4 ऑप्शन थे, उत्तर क्या उनसे हो जाएगा? हमारे पास अंग हो जाएगा। ठीक है, अयोगवाह होते हैं। अब देखो स्वर की संख्या कितनी है अभी? 11। 11 कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई 11। लेकिन ये जो 11 स्वर है ये किस आधार पर है? बोलोगे कि लिखने के आधार पर 11 है। कितने के आधार पर भी? लिखने पर या लिखने के आधार पर।
लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11। लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 11। अब दूसरा क्या होता है? बोलोगे कि उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण यानी कि बोलने के आधार पर, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, ठीक है, उच्चारण के स्थान पर, आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर की अगर संख्या की बात करूं, आप बोलोगे कि 10 होती है। अब ये कौन सा भाग गया उसे भी तो देखते हैं कि 11 थे, अब ये एक कम कौन सा हो गया कि बोलोगे जो री है ना, ये री का ऋषि वाला जो री है ये हमारा बोलने में काम नहीं आता, बोलने में काम नहीं आता। अगर उच्चारण के स्थानों की बात करोगे, उच्चारण के आधार पर बात करोगे, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन लिखने के आधार पर कितने होती है इनकी संख्या? 11, सॉरी, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। और लिखने के आधार पर कितने होते हैं साथियों? 11 होते हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन और, यदि कुल स्वर की बात करेगा कि कुल स्वर बताओ कितने हैं, कुल स्वर की बात बताओ, कुल अयोगवाह समेत कितने हैं? बोलोगे 11 तो ये थे और 2 अयोगवाह भी है, तो कुल कितने हो गए? 13। अगर कुल स्वर की बात कह रहा है कि कुल स्वर कितने हैं, 11 तो हमारे पास मूल स्वर है और 2 कौन से? अयोगवाह भी तो स्वर में ही है, तो 2 ये हो गए, कितने हो गए? 13। उच्चारण के आधार पर कितने? 10। लिखने के आधार पर कितने? 11। और कुल की अगर बात करोगे साथियों, कुल कितने हैं भाई? 13 होते हैं। स्वर की यहां तक हमने बात कर ली साथियों। अब बात करते हैं स्वर के भेद, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वर के भेद। देखो, जो स्वर के हमारे पास जो भेद की बात करोगे, स्वर के भेद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन बुक के अंदर संस्कृत में कितना माना गया? 3 माना गया। जो हमारी वर्तमान जो हिंदी है, जो मानक हिंदी है, उसके अंदर 2 प्रकार के स्वर हैं, लेकिन हम तीनों की बात करते हैं साथियों। एक होता है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, ठीक है, हर्ष स्वर। दूसरा होता है हमारे पास दीर्घ स्वर, हर्ष दीर्घ, हर्ष दीर्घ। और जो तीसरा बचा हुआ है इसे बोलते हैं हम फ्लुत स्वर, फ्लुत स्वर, फ्लुत स्वर, ठीक है। स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अरे स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार की, ठीक है। अरे ये जो लिखे हुए नहीं तो बांटना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये हर्ष स्वर कौन सा होता है? ये इन्हें बोल देते हैं मूल स्वर। हर्ष स्वर को क्या बोलते हैं? मूल स्वर, ठीक है। क्या होते हैं? ये मूल स्वर होते हैं। जो दीर्घ स्वर होता है ना, दीर्घ, दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ आयु बहु। जो बड़े, जो बुजुर्ग लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, उनसे अक्सर कर आशीर्वाद सुनोगे दीर्घ आयु। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ी, यानी कि लंबी आयु प्राप्त करो, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ को बोलते हैं हम संधि स्वर। क्या बोलते हैं इसे? संधि स्वर। जो पूरी संधि होती है ना आपकी, जो स्वर संधि पढ़ोगे ना आप, तो कंप्लीट मिलेगी आपको इसी के अंदर, इससे बाहर नहीं होती है संधि कुछ भी, ठीक है। तो हर्ष स्वर कौन से होते हैं? अब देख लेते हैं। जिन्हें उच्चारण में, जिन्हें बोलने में, जिन्हें बोलने में 1 मात्रा का समय लगता हो, जिन्हें बोलने में किसका मात्रा का समय? केवल 1 मात्रा का समय। दीर्घ क्या होते हैं? जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। अच्छा जी, ठीक है भाई, ये तो हो जाएगा याद। यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, काम खत्म। जब फ्लुत क्या होते हैं फिर? तो लिखोगे जिन्हें बोलने में 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्रा का समय लगता हो, 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्रा का समय लगता हो। अब बात करते हैं साथियों इनकी बात। अब देखो, बोल के देखेंगे ए आ, कम समय किस में लग रहा है? ए में। तो एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अंदर भाई? बोलोगे कि एक तो हो गया ए, ऐसे अनार हो गया ए। उसके बाद अगर बोलो ई, ई ई ई ई ई ई, यही तो है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई? ई लिखेंगे। उसके बाद उ ऊ, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? छोटा आ जाएगा, तो छोटा ऊ हो गया। उसके बाद एक और लिखेंगे रिका ऋषि, बस काम खत्म। तो हर स्वर कितने हैं? 4। हर स्वर कितने हैं? 4। अरे कुछ नहीं करना, ये तो सबके याद है, ए आ ई ई उ, ये तो बहुत पढ़े है बचपन में, उनके ऊपर तो बहुत पिटाई खाई है। तो यही तो चीज़ है, एक एक को छोड़ना है बस, एक लो, एक को छोड़ दो, एक उठाओ और एक को छोड़ दो, 4 तक जाना है, काम खत्म। यही तो है बस। तो बोलो क्या है? एक तो ए, उसके बाद छोटी ई, छोटा ऊ और रिका ऋषि, ये कौन से हो गए हमारे पास? हर्ष स्वर में हो गए, हर्ष स्वर में हो गए। हर्ष का मतलब है तो जिन्हें बोलने में 1 मात्रा का समय, यानी कि जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता होगा, उन्हें हम क्या नाम देंगे? हर्ष स्वर देंगे। हर्ष स्वर में कितने हैं भाई? 4। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रिका ऋषि। अब जितने बच गए ना, ये सब के सब हमारे कौन से? दीर्घ वाले हैं। जितने भी बच गए सब के सब कहाँ रखे? तो दीर्घ में। कौन कौन से बचे भाई? एक तो बोलोगे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हो गया। उसके बाद ए,
आई ओ औ। बस यही तो काम था, हो गया काम खत्म। ये तो थे, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने 7, 7 और 4 कितने 11, कंप्लीट हो गए। अब बात करें कि फलुत में कौन से बचे। देखो फलुत में कोई सफर नहीं होते, फलुत होता है नाटकों में प्रयोग या किसी को बुलाने में प्रयोग, जो हम खींच देते हैं ना बीच में, जैसे राम ओम, बहुत देर तक जो चीज खिंच रही है ना उसे बोलते हैं हम फलुत स्वर। जैसे ओम कह रहा हूं मैं, ओम, हम जो खींचते हैं ना सब, इसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ओम ओम। जैसे अगर मैं बोलूं राम, क्या हो गया राम राम, यानी कि बहुत लंबा सा खींच रहे हैं ना, रा, हमने आ की मात्रा को खींच दिया, इसलिए हम क्या बोलते हैं प्लुत स्वर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे ओ की मात्रा खींचनी है ओम, तो क्या हो गया हमारे पास फ्लुत स्वर हो गया। कि देखो हर स्वर में कितने थे 4 हैं, दीर्घ में कितने थे भाई 7 है। फ्लुत तो अलग है, ऐसे तो नाटक में प्रयोग करते हैं, ऐसे मानक हिंदी में प्रयोग नहीं करते। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लो। जो ये 3 है ना भाई, इन्हें बोलते हैं मूल संधि स्वर। इन्हें क्या बोलते हैं मूल संधि स्वर, मूल संधि स्वर, मूल संधि स्वर। जैसे लिखवा रहा हूं ऐसे लिखते चलिएगा, बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो मूल संधि स्वर, और जो बाकी जो 4 बचे हुए इन्हें बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। ये संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। अगर पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त वर्ण हैं या कितने संयुक्त स्वर है, तो अगर संयुक्त स्वर की बात करोगे आप बोलोगे कि सर 4 है। कौन कौन से, ए आई ओ औ। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है, मैं साथ ही यहाँ पे लिख लेता हूँ इनका। अब देखो बात की है मैंने संयुक्त की, किसकी बात की है साथी, संयुक्त की। अब संयुक्त क्या होता है साथियों, संयुक्त का मतलब होता है मिलना। संयुक्त दोनों जाके संयुक्त जाके काम करके आओ। कोई 2-3 व्यक्ति मिल गए एक साथ जाके जो काम करे उसे क्या नाम दे दिया हमने, संयुक्त नाम दे दिया। तो संयुक्त क्या होता है मिलना। अब बात करते हैं साथियों हम ए, जो लिखा है ना ए, ये ए किसके संयोग से मिला है, बोलो कि ए धन जमा के ई, ए प्लस ई, ए प्लस के ई से क्या बना ए प्लस ई से क्या बना ए बना हुआ है। अगर मैं ओ की बात करूं, ओ कैसे बना है भाई, ए प्लस के ऊ से, ए प्लस के ऊ के मेल से क्या बना है हमारे पास ओ बना हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए की हमने बात करी, ए कहीं से के मेल से बना है ए प्लस के ई से, और ओ अगर बनाना हो तो क्या है ए प्लस के ऊ, ए प्लस के ऊ, ओ यानी कि ए तो आना ही है, साथ ही साथ क्या बन गया ए और लगा दिया, यहाँ पे ऊ लगा दिया। अगर इसी का बड़ा रूप बनाओगे कि बोलोगे कि आई बनाना है, तो क्या करोगे, ए तो है ही कंपलसरी, साथ ही साथ इसे उठा दो, क्या आ जाएगा ए प्लस के ए। अगर इसका बड़ा रूप बनाना है, औ बनाना है औ, तो क्या लिखेंगे कि सर ए तो था ही हमारे पास, और क्या लगा दो यहाँ पे ओ और लगा दो, काम खत्म। इसलिए क्या बोलते हैं ना, संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या नाम दिया हमने, संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब होता है, संयुक्त का मतलब होता है जो किसी के मेल से बना हो, जो 2 या 2 से अधिक से मेल से बना हुआ, यानी कि जो मिलकर बना किसी से। तो ए और ई अलग अलग थे, मिलकर क्या बना ए बना दिया गया। ए प्लस के ऊ था अलग अलग था, क्या बना दिया ओ बना दिया। और इन्हीं को एक शब्द और बोलते हैं, ये जो 4 के 4 शब्द है ना मेरे पास, 4 के 4 जो वर्ण हैं, चारों वर्णों को एक नाम हो देते हैं, इन्हें बोलते हैं विजातीय स्वर। क्या होता है, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। देखो जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विजातीय और एक होता है सजातीय, 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 और एक होता है विजातीय। सजाति और विजाति का मतलब क्या है, सजाति यानी कि अपनी जाति, अपनी जाति का मतलब वे लोग जो खुद की जाति से बने होंगे। जैसे बोलो कि ए और क्या हो जाएगा आ, ऐसे मिलके क्या बनेगा आ बनेगा, ठीक है। अगर मैं ई की बात करूं, ई, ये अगर बड़ी ई बनाना तो मुझे इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे ऊ की, ऊ ये क्या अपनी ही जाति के लोग हैं। तो ये जो 6 के 6 कैसे अपनी जाति के लोग हैं, बिल्कुल भाई, इन्हें दूसरे की जाति से कोई मतलब नहीं है। ये क्या सजातीय है, यानी कि अपनी जाति से मिला हुआ। लेकिन अगर बात करूं विजातीय, जो अलग अलग जाति से मिलके बने हुए, जैसे ए प्लस के ई दोनों अलग अलग थे और मिलके क्या बना ए बना दिया गया, हो गया अलग जाति। ए प्लस के ए क्या बना दिया, आई बना दिया, इसी का बड़ा रूप है।
ए प्लस के उ, ए प्लस के उ दोनों अलग अलग जाति के क्या बना दिया, ओ बना दिया गया, और ए प्लस के ओ दोनों ने मिलकर क्या बनाया, औ बना दिया गया। तो विजातीय कितने, 4, और सजातीय कितने, 6। ठीक है, सजातीय जैसे मैं कहूँ आ, ये आ है मेरे पास, आ से आम, ये कहीं के मिलकर बना ए प्लस के ऐसे, ए प्लस के ऐसे क्या बना, आ बना हुआ है, ए प्लस के ऐसे आ बना हुआ है। तो इतनी चीज क्लियर है, सजाती विजाती में अंतर क्लियर है। ठीक है, मूल संधि स्वर कौन से, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, और संयुक्त स्वर कितने हैं, 4। संयुक्त स्वर कौन कौन से हो गए, ए आई ओ औ, संयुक्त स्वर कौन से हो गए, ए आई ओ औ। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ तक तो सब डाटा क्लियर है, बिल्कुल मजे से पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब साथ ही हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर जो स्वर थे। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने थे, 10 थे। रिका ऋषि तो नहीं था उसके अंदर, इसे हटा देंगे। अब बात करेंगे उच्चारण के स्थान पर, सबसे पहले हमारे पास प्रकार आएगा जीव के बोलने के आधार पर, या जीव के आधार पर। जीव के आधार पर, जीभ होती है ना हमारी जीभा, जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन फिर भी 206 हड्डी को तुड़वाने की हिम्मत रखती है। वो बहुत छोटी सी होती है ना, बहुत छोटी सी जीभ जो होती है, जहाँ से बोल रहे हैं हम। तो जीभ क्या है, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, यानी कि हम जीभ से कैसे कैसे कौन से स्वर बोलेंगे, कि बोलोगे कि जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर है। जीभ के आधार पर कितने भाई, 3 प्रकार के। अरे बहुत सिंपल है। जीभ का अग्र भाग, अग्र यानी कि आगे से, अग्र, अग्र स्वर, जीभ के आगे से कौन से बोलेंगे, अग्र स्वर। उसके बाद क्या आ जाएगा, जीभ का मध्य भाग, मध्य भाग यानी कि मध्य स्वर, मध्य स्वर। और जो तीसरा हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पश्चिम स्वर, पश्चिम स्वर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अग्र मध्य पश्चिम, एक तो जीभ के आगे से बोलेंगे, एक जीभ के मध्य से बोलेंगे, और एक कहाँ से बोलेंगे, पश्चिम स्वर से बोलेंगे। अच्छा, बोलने के आधार पर स्वर कितने थे, 10 थे। रिका ऋषि नहीं रहेगा, इसे तो हटाना है, बाकी सबको 10 बनाना है। अब देखो, अग्र से याद रखना है आपको, अग्रीय, अग्रीय क्या याद रखोगे, अग्रीय, अग्रीय। अग्र से क्या याद रखोगे, अग्रीय। क्या याद रखना है, बहुत सिंपल है, अग्रीय तो याद रखना है। अग्रीय, अग्रीय क्या होता है भाई, देखो एक तो ई की मात्रा है और एक ए की मात्रा है, तो एक तो छोटी ई हो गई, जब छोटी है तो बड़ी को भी यहीं पे लेके आओ, और एक क्या हो जाएगा, ए और आई, बस काम खत्म। अग्रीय, तो ये 4 स्वर कौन से है जो जीभ के अग्र भाग से बोलेंगे, अग्रीय। क्या हो गया, अग्रीय, अग्र, अग्रीय, अग्र से अग्रीय, अग्र से अग्रीय। अरे वाह, बड़ा सिंपल है, अग्र से अग्रीय, चारों के चारों याद हो गए, ई ए हो गया। अब देखो, मध्य में तो केवल एक ही है, वो भी कौन सा, ऐसे अनार, ऐसे अनार। मध्य में कौन सा, ए, केवल ए बोलेगा जीभ के मध्य हिस्से से, और कोई नहीं बोलता। देखो ई बोल के देखो, ई ए, जीभ सबसे आगे से आवाज आ रही है, उसके बाद ए बोलोगे, ए मध्य की बात हो रही है ना। और जितने बच गए सब कहां से बोलेंगे, पश्चिम से बोलेंगे भाई। कौन कौन से बच गए, ए आ गया, एक तो बचा कौन सा हमारे पास, आ, दोनों ई लिख ली, तो क्या आ गया, इसके बाद दोनों ऊ को लिखेंगे, ऊ, ए हमने लिख लिया था, क्या बचा भाई, और लिख दो, ओ और, बस काम खत्म हो गया। जीभ के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा कहोगे कि सर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। अग्र, मध्य और पश्चिम। अग्र का मतलब क्या होता है, अग्रीय, अग्र से अग्रीय, अग्र से अग्रीय। अग्रीय में क्या करना है भाई, ई और ए, ई और ए, काम खत्म। मध्य में तो केवल एक राज करेगा बस, ए, ऐसे अनार, ऐसे अनार। मध्य में तो ए है, और बाकी जितने भी बच गए सबके सब कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास पश्चिम स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, तो जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। बड़ा सिंपल सी चीज थी। अब दूसरे प्रकार को भी देखते हैं। दूसरा प्रकार आ जाएगा हमारे पास मुख खुलने के आधार पर, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। भाई एक तो हो गया हमारे जीभा के आधार पर, दूसरा हो जाएगा मुख के आधार पर। अरे मुख के आधार पर बड़ा सिंपल है, इससे भी आसान है, कुछ नहीं करना, बस एक डॉक्टर को लेके आना, डॉक्टर सुई लगाएगा अब तुम्हारे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास संवर्त। क्या हो जाएगा साथियों, संवर्त। कौन सा, संवर्त। दूसरा हो जाएगा अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त यानी कि आधा संवर्त, अर्ध संवर्त। ठीक है, तीसरा प्रकार हो जाएगा यहाँ पे विवर्त। तीसरा कौन सा हो जाएगा, विवर्त। तीसरा हो जाएगा विवर्त। और जो लास्ट का बचा वो क्या है हमारे पास, अर्ध विवर्त। अरे वाह, बहुत सिंपल है, ये भी कुछ भी नहीं करना इसके अंदर भी। अर्ध विवर्त, अर्ध विवर्त, अर्ध विवर्त। ठीक है, अर्ध विवर्त, संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्ध संवर्त। संवर्त का मतलब है मुख बंद, यानी कि वे स्वर सब जो मुंह के बंद होने पर, मुख जहाँ पे बंद रहेगा लगभग, उसे क्या बोलते हैं, संवर्त, मुंह बंद रहेगा। और अर्ध का मतलब क्या होगा, आधा मुख बंद, आधा
बंद, यानी कि मुख क्या होगा, आधा बंद। विवर्त होता है खुला हुआ, विवर्त का मतलब होता है खुला हुआ, जहाँ पे मुंह बिल्कुल खुला रहेगा, आपका मुख बिल्कुल खुला हुआ रहेगा, उसे बोलते हैं विवर्त। और अर्धविवर्त क्या होता है, जहाँ पे आधा मुख खुला रहेगा, आधा मुख खुला रहेगा। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, आधा बंद आधा खुला बात एक ही है, लेकिन क्या करें हमारे हिंदी में बांट दिया गया तो हम भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो संवर्त, संवर्त में क्या शब्द है, से, और से बना दो सुई। डॉक्टर आता है ना, डॉक्टर सुई लगाता है, सुई, डॉक्टर वाले सुई है बस, ये और कुछ नहीं करना, डॉक्टर की सुई लगानी है, सुई से क्या बना दो, संवर्त है। अरे मात्रा कौन कौन सी दिख रही है, बोलो कि सर एक तो ऊ की मात्रा है, ऊ दोनों ले लो यहाँ पे, ऊ ऊ, और एक क्या है भाई, ई की मात्रा, ई ई, बस काम खत्म हो गया। डॉक्टर ने क्या लगाई, आके सुई लगाई, डॉक्टर क्या ले रहे, सुई ले रहा है हाथ में। अब जैसे ही डॉक्टर सुई लेगा, आप क्या बोलोगे, ओए सुई मत लगा दिए, ओए ओए सुई मत लगा दिए बिल्कुल भी, ठीक है। डॉक्टर को क्या बोलिए आप कि ओए सुई मत लगा देना बिल्कुल। डॉक्टर क्या कह रहा है कि सुई लगेगी भाई, अब तो बुखार बहुत ज़्यादा हो गया कि डॉक्टर तो लेके आ रहे सुई, लेकिन आपने क्या बोला, ओए ओए सुई मत लगा देना बिल्कुल भी, ओए। यहाँ पे देखो दो दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ओ और एक क्या बचा तुम्हारे पास, ए, ठीक है, ओ ए ओ ए ओ ए, ठीक है। सबसे पहले संवर्त से सुई, संवर्त से सुई, से सुई, सुई लगा दी। जैसे ही सुई लगाएगा कि आप बोलेगे कि ओए सुई मत लगाना, लेकिन डॉक्टर है वो काम मान रहा है भाई, सुई तो लगा के छोड़ेगा वो। अब जब सुई लगा दी तो आवाज़ कैसी आएगी भाई, आवाज़ कैसे आएगी जब सुई लगाएगा कि आ सुई तो लग गई भाई, सुई हो गया। सबसे पहले क्या था, सुई, सुई के बाद ओए की आवाज़ आएगी। अब ओए जब डॉक्टर ने सुई लगा दी तो बोलोगे क्या भाई, आ। अब देखो कौन कौन से आ गए, यहाँ पे 4, 2, 6 और 1 7, जो बच गए वो अर्धविवर्त में रख दो। आ बोल के देखो, आ पूरा मुख खुला हुआ है, आ में क्या है, पूरा मुख खुला हुआ है। सबसे पहले क्या है, डॉक्टर एक सुई लगाएगा। अब सुई से क्या हो गया, ऊ की मात्रा है और ई की मात्रा है, ऊ ई हो गया काम। उसके बाद तुमने क्या कहा, ओए सुई मत लगाना, ओए सुई मत लगाना, ओए से क्या हो गया, ओ ई हो गया। अब जब सुई तो लग गई भाई, जब सुई लग गई तो क्या बोलोगे आप, आ की आवाज आएगी तो कौन सा है हमारे पास, विवर्त है। अब कौन कौन से बचे भाई, उन्हें भी लिख लेते हैं। एक तो बचा हुआ ए, आ हमने ले लिया, ई आ गई, ऊ आ गया, क्या बचा अभी, एक तो ए, एक आई और एक औ, बस काम खत्म। देखना 4, 2, 6, 1 7 और 3 10। तो मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के स्वर, 4 प्रकार के। कई बार ने इनकी काउंटिंग पूछ लेता है कि मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, क्या बोलोगे कि 4 प्रकार के। जीभ के आधार पर कितने थे, 3 के, अग्रिय, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र से अग्रिय ई ए हो गया। उसके बाद मध्य में क्या था, ए था, और जो बाकी बच गए वहां पे। ऐसे यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले सुई, संवर्त से सुई, ओए, ओए से क्या हो जाएगा, अर्ध संवर्त, ओए से क्या हो जाएगा, अर्ध संवर्त। सुई लगने के बाद क्या आवाज आई कि ओए सुई मत लगाना। अब सुई तो लग गई भाई, तो आवाज कैसे आएगी, आ की आवाज आएगी तो क्या हो गया भाई, सुई, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं साथियों, होस्ट के आधार पर, होस्ट के आधार पर, कि होस्ट के आधार पर कितने होते हैं भैया, होस्ट के आधार पर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप होगा हमारे पास वो क्या है, होस्ट के आधार पर स्वर, होस्ट या ओस्ट, होस्ट या होस्ट बात ये नहीं कि होस्ट की बात कह रहा है, होस्ट के आधार पर, होस्ट के आधार पर। साथियों होस्ट के आधार पर 2 ही प्रकार के होते हैं बस। होस्ट के आधार पर कितने होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है वर्तमुखी, वर्तमुखी यानी कि जहां होंठ बिल्कुल गोल हो जाएंगे, आपके होंठ क्या हो जाएंगे, सर्कल बनाएंगे पूरा, वर्तमुखी। और दूसरा होता है अवर्तमुखी, 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 वर्तमुखी और अवर्तमुखी, वर्तमुखी और अवर्तमुखी, वर्तमुखी अवर्तमुखी। अब याद इसमें बड़ा सिंपल सा है। वर्तमुखी में तो हमें बस याद रखना है उ ओ ओ, बस काम खत्म, ये तो रखना है। ओ होठ को देखो बिल्कुल बंद है, गोल हो रहे हैं बिल्कुल, तो ओ हो गया। अब जितने बच गए सब क्या है भी, अवर्तमुखी है, यानी कि ए होठ गोल तो नहीं हो रहे भाई। उसके बाद क्या जाएगा, ई ऊ तो हमने ले लिए। अब क्या बचा भाई, एक तो ए बचा है, एक आई बचा है, काम खत्म हो गया। तो
होठ के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। होठ के आधार पर 2 प्रकार के, वर्तमुखी, अवर्तमुखी। वर्तमुखी में कितने? 4 है। कौन कौन से? ओ, ऊ, ओ। ठीक है, जो बाकी बचे अवर्तमुखी में आ जाएंगे। जीभ के आधार पर कितने थे? 3 प्रकार के। कि 3 प्रकार के कौन कौन से थे? अग्र, मध्य, पश्य। अग्रीय याद रखना, अग्रीय काम खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा था हमारे पास भी? मुख खुलने के आधार पर सबसे पहला था संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। ये तो थे। संवर्त में क्या था? सुई। डॉक्टर सुई लेके आ रहा है, अब सुई लगाएगा तो सुई में कौन सी थी? ऊ की मात्रा थी, ई की मात्रा थी। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना सब चीज, और बाकी हम कल की क्लास में कवर करेंगे जो भी आपकी वर्णमाला में बचा हुआ है। और फिर साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करें? क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे यहाँ से। ठीक है, आपको क्या करना है? साथ ही साथ हमारे सब नोट्स बनाते चलना है और वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा लाइक भी करना, और अपने सुझाव जो भी आपके पास डाउट में क्वेश्चन होंगे उन्हें भी, और जो भी बाकी कुछ भी रहा हुआ उन्हें सबको अपने ज़रूर बताएंगे कमेंट सेशन में। ओके, थैंक यू।